पहला टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गेस्ट हर्ष उपाध्याय, सीआईओ इक्विटी कोटक महिंद्रा एएमसी के। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से आज जुड़ने के लिए। ये जो रिपोर्ट आपकी है आउटलुक से जुड़ी हुई, उसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है? 3 सबसे बड़ी चीजें क्या है जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए? गुड आफ्टरनून। देखिए, आज के दिन में अगर मार्केट को देखते हैं तो काफी वोलेटिलिटी बढ़ चुका है और इस माहौल में लार्ज कैप में निवेश करना बेहतर लगता है। अगर वैल्यूएशन कंफर्ट देखते हैं तो लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है वो हिस्टोरिकल एवरेज के बहुत करीब है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे आप निवेश करते हैं और 3-5 साल के लिए बने रहते हैं मार्केट में तो नुकसान का बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी काफी महंगे हैं और वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वहाँ पे भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। काफी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो उस हिसाब से वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे लमसम तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं तो एक तरफ से इंटरिम जो वोलेटिलिटी है उसको झेल सकते हैं, तभी वहाँ पे निवेश करना चाहिए और एसआईपी के जरिए ही वहाँ पे निवेश करना चाहिए। एसआईपी के जरिए ही निवेशकों को निवेश करना चाहिए। लार्ज कैप के वैल्यूशन ठीक है लेकिन स्मॉल कैप के वैल्यूशंस जो है वो महंगे हैं, ये हर्ष उपाध्याय का कहना है। आपकी रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, एक चीज़ आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग कही है कि डायमंड से जुड़ा हुआ जो एक आपका कहना है कि भारत के अंदर जो डायमंड मार्केट है वो पिछड़ रहा है। अगर सही शब्दों में कहूँ तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि डायमंड भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट है। चीन को पीछे छोड़ दिया है डायमंड मार्केट ने। तो डायमंड के संदर्भ में इसे किस तरह से देखना चाहिए और इसकी क्या और ज्यादा फाइन प्रिंट्स है? शायद आप कोटक के कोई और ग्रुप के रिपोर्ट को आप रेफर कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो डायमंड का जो लिस्टेड प्लेस है वो बहुत ही कम है और वहाँ पे ऑब्वियसली वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको पोजीशंस बनाने रहेंगे। ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट में तो काफी कुछ ठीक ठाक लग रहा है आज के दिन में। वहाँ पे जहाँ पे टैक्स कट्स भी हुए हैं तो उसका भी एक तरफ से टेलविंड हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, लेकिन जो आप रिपोर्ट रेफर कर रहे हैं वो कोटक एएमसी का शायद नहीं है। अभी आपने जो टैक्स कट की बात करी और बजट के अंदर जो ऐलान किया गया है 12 लाख से ज़्यादा टैक्स फ्री, 12 लाख तक की अगर कमाई है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, तो इससे कंजम्पशन को कितना बूस्ट होते हुए देख रहे हैं आप? और आपको लगता है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया जो माना जा रहा है कि मार्केट में आएगा, तो इससे आपको लगता है क्या 1 लाख करोड़ का पूरा कंजम्पशन के अंदर आ जाएगा या फिर बाकी और भी चीजें हैं जहां पर ये पैसा जाएगा 1 लाख करोड़? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भी सेविंग्स होगा वो अगले फाइनेंशियल वर्ष से होगा, तो अप्रैल के बाद ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि बेनिफिट सिर्फ टैक्स पेयर्स को है जो पहले उतना टैक्स पे कर रहे थे, उनका आउटफ्लो में थोड़ा कमी होगी। और मोस्ट ऑफ द जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिटी या सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं, रूरल से बहुत ही कम लोग होंगे। तो उस हिसाब से जो भी कंजम्पशन का जो पॉजिटिव टेलविंड रहेगा वो शायद सिटीज में और सेमी अर्बन एरियाज में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। किस किस सेक्टर्स को बेनिफिट होगा वो तो बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको बेनिफिट दिखाई दे सकता है, जैसे कि कंज्यूमर अप्लायंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, वहाँ पे एक तरफ से टेलविंड है। टू व्हीलर्स में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जैसे कि क्यूएसआर कंपनीज हो गए या क्विक कॉमर्स हो गए, इन सब क्षेत्रों में एक तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और हमें लगता है कि ये आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर में इसका असर देखने को मिलेगा और कुछ चुनिंदा थीम्स पे देखने को मिल सकता है। हर्षा उपाध्याय जी, अब एक जो बड़ा सवाल आ रहा है, आज भी हमने देखा कि मार्केट में गिरावट रही और जो नए निवेशक हैं जो पिछले 1-2 साल के अंदर बाजार से जुड़े हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं। उनके अंदर एक
जो उनका जो पेशेंस है वो टेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो जब अपनी एसआईपीज के रिटर्न देखते हैं तो वो नेगेटिव के अंदर रिटर्न है। तो उन्हें अब किस तरह से अपनी घबराहट को थामना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है ये लीनियर एसेट क्लास नहीं है। या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने, हर वीक, हर पीरियड में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। वैसा हो गया था मार्केट, क्योंकि कोविड के बाद जरूर वोलेटिलिटी, स्पेशली डाउनसाइड वोलेटिलिटी कम हो चुका था और सभी सेक्टर्स एक तरफ से आउट परफॉर्म कर रहे थे और जहां पे भी आप निवेश कर रहे थे आपके पैसे बन रहे थे। लेकिन ये बहुत ही कम समय मार्केट्स में इतना पॉजिटिव मोमेंटम रहता है। वो मेरे ख्याल से काफी चेंज हो चुका है। वैल्यूएशंस महंगे थे, अर्निंग्स में डिलीवरी इतना कुछ खास नहीं हो रहा था, ग्लोबल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट कर रहे थे। काफी कुछ वजहों से वोलेटिलिटी जो इनहेरेंटली इक्विटी मार्केट से जुड़ा रहता है वो वापस आ गया है। तो हमें उसको आई मीन नजरअंदाज करके आप यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से या एग्रेसिव निवेश नहीं कर सकते। तो एसआईपी एक सबसे बढ़िया रूट है जो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है और इसी के लिए उसको किया जाता है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है और टाइमिंग किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ समय के लिए एसआईपी करते हैं तो आपका उतार चढ़ाव में पार्टिसिपेशन रहेगा और आपका एक तरफ से एवरेज वैल्यूएशंस पे बाइंग भी हो जाएगी और आपका जो डिसिप्लिन रहेगा उसके वजह से आपका फोकस भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो यही सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं एसआईपी से निवेश करने का। और हमें लगता है कि वो कोई भी मार्केट हो, आज के जैसा मार्केट हो या कुछ और तरीके का मार्केट हो, तो एसआईपी एक टाइम टेस्टेड रूट है और उसी को अपनाना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी झेलना है तो एसआईपी एक बहुत बढ़िया रूट माना जा सकता है। वोलेटिलिटी से निपटने के लिए एसआईपी सबसे बढ़िया साधन है, हर्षा आप बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे कई सारे कॉलर्स आते हैं उनको बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। तो दर्शकों का यही कहना होता है कि सर लॉन्ग टर्म कितना माने, एक लॉन्ग टर्म की हॉरिजन भी होनी चाहिए, 5 साल 10 साल। तो क्योंकि अभी जो नए निवेशक आए हैं उन्होंने जो है अभी बाजार की गिरावट से उनको काफी चोट पहुंची है। देखिए, जो अपने आप को निवेशक बोलते हैं और 3 साल से भी कम होराइजन देखते हैं इक्विटी मार्केट में, वो तो निवेशक नहीं है, वो तो ट्रेडर्स है, राइट। उनके लिए तो अलग तरीके का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। वो अगर कर पाते हैं तो जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो निवेश करते हैं उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल तो होना ही चाहिए और 3 से ज्यादा होगा तो बेहतर, क्योंकि आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में कर क्या रहे हैं? आप तो बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप आज इन्वेस्ट करेंगे और कल आपको पैसा बना के दे देगा? तो इसीलिए आपको यही सोचना चाहिए कि मैं म्यूचुअल फंड के जरिए या अपने खुद के रिसर्च के जरिए अगर 40-50 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बिजनेसेस ग्रो होने के लिए कुछ तो समय देना पड़ेगा और हमें लगता है कि वो मिनिमम जो निवेश का टाइम होराइजन होना चाहिए वो मिनिमम 3 ईयर्स है। उससे ज्यादा ही होना चाहिए, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ। और जितना लंबा है उतना आपका अच्छा रिजल्ट्स और आउटकम रहते हैं। तो इसीलिए जो निवेश का सोचते हैं और अगले महीने का, अगले 3 महीने का मार्केट का मूवमेंट्स सोचते हैं, वो एक तरह से डिसोनेंस है। मेरे ख्याल से वो निवेशक नहीं है, वो ज्यादातर ट्रेडर्स है। बड़ी बात कही है आपने हर्षा। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको घबराहट हो रही है आपसे, आपके निवेश से जुड़ी हुई, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो एसआईपी के रिटर्न हैं वो नेगेटिव हो गए हैं और 3 साल के अंदर ही आपको ये नेगेटिव रिटर्न रहे हैं, तो आपको ये बात जो हर्षा ने बताई है वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कम से कम 3 साल तो आपको निवेश करना ही पड़ेगा और 3 साल के बाद ही जो है आपने जो निवेश किया उसमें किसी भी तरह का रिटर्न मिलेगा। और एसआईपी के अंदर जो रिटर्न मिलता है वो बड़ी म्याद में मिलता है, क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है वो एसआईपी बीट कर देती है। हर्षा, एक और सवाल जो आपसे हमारे दर्शकों के लिए मैं समझना चाहूंगा, अब ऐसी स्थिति में जो निवेशक है, जो थोड़ा बहुत जिनको चोट लगी है, वो अपने निवेश को किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? इक्विटी, गोल्ड, डेट में किस तरह से डाइवर्सिफाई करें जिससे जो वॉलेटिलिटी की जो चोट है वो उन्हें कम लगे?
देखिए, एसेट एलोकेशन तो बहुत जरूरी है। वोलेटिलिटी है इसलिए एसेट एलोकेशन नहीं है, बट हर वक्त एसेट एलोकेशन पे एक नजर होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाता है जब इक्विटीज बहुत अच्छा करने लग जाते हैं तो सारे पैसे इक्विटी में लोग निवेश कर देते हैं, बाकी एसेट क्लास को नहीं देखते हैं, या वैसा वर्सा। तो इसीलिए ये एसेट एलोकेशन को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन सा एसेट एलोकेशन किसके लिए सही है, वो तो एक साइज, एक एक नंबर हम बता नहीं सकते हैं। वो तो हर एक इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने लिक्विडिटी नीड्स, अपने रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस, उसके हिसाब से एक्सपर्ट से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठ के उसको सही तरह से चुनना चाहिए और उसको मैनेज भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक साल पहले ये कोई नंबर इक्विटी के लिए अलोकेशन का सोचा था, हो सकता है कि वो एक साल के बाद आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं, वो एसेट क्लास कैसे वर्क किया है रिलेटिवली कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, उसका शायद प्रोपोर्शन चेंज हुआ रहे। तो ये जरूरी है कि हर 6 महीने, हर एक साल आपको उसका एसेट एलोकेशन का पैटर्न चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए तो हमें लगता है कि इक्विटी में लार्ज कैप टिल्ट रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले इस शो में बात भी किया, वैल्यूएशन अगर आप देखते हैं तो लार्ज कैप में इतना महंगा वैल्यूएशन आज के दिन में नहीं लगता है। तो उस हिसाब से एटलीस्ट 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए इक्विटी में, वो लार्ज कैप सेगमेंट में होना चाहिए। और बाकी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं, या चाहिए तो और कंजर्वेटिव बन के रहना है तो लार्ज कैप में ही उसको निवेश भी कर सकते हैं। ये निवेशक जो बाजार के अंदर निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी राय है हर्षा उपाध्याय की कि आप 50% तक जो आप इक्विटी में डालना चाहते हैं वो लार्ज कैप के अंदर निवेश करें। हर्षा, एक चीज और आपसे, जिस तरह से हमने देखा है कि गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले एक साल का रिटर्न जो है गोल्ड का काफी शानदार रहा है, तो अब गोल्ड और सिल्वर पे जो है आपको किस तरह से नजरिया बनाना चाहिए और कितना नए निवेशक के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि इक्विटी के अंदर 50% लार्ज कैप में हो, तो नए निवेशक के लिए गोल्ड में कितना निवेश करना चाहिए? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखें तो रिस्क गोल्ड के निवेश में कम है लेकिन रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। देखिए, फिर मैं यही बात कहूंगा कि पिछले एक साल का, पिछले 24 महीने का रिटर्न्स देख के आज का एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहिए। अगर गोल्ड में कोई निवेशक पिछले कुछ सालों का रिटर्न्स देख के आज निवेश कर रहे हैं, वो गलत है। तो हमारे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो गोल्ड सेगमेंट को हेल्प कर रहा है, और सिल्वर में भी हमें तेजी लगता है। लेकिन जरूर इसका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो हमारे हिसाब से 5-10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग होगा और हर एक को अलग अलग तरीके का एसेट एलोकेशन पैटर्न सही रहेगा। तो वो तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ ही बैठ के वो डिसाइड कर सकते हैं। एक्सपर्ट जो है वो आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपके टारगेट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से राय देगा। हर्षा जी, मैं आपसे एक सवाल और समझना चाहूंगा कि थीमेटिक फंड की जब हम बात करते हैं तो मौजूदा वक्त के अंदर थीमेटिक फंड जो है वो कितना महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, कभी भी आप थीमेटिक फंड्स को देखते हैं तो वहां पे रिस्क लेवल ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कुछ ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब तक उस इन्वेस्टर, उस सेक्टर का मोमेंटम है, पॉजिटिव फंडामेंटल्स हैं, वैल्यूएशंस ठीक है, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन जब भी ये वैल्यूएशंस चेंज होते हैं या कुछ रेगुलेटरी इंपैक्ट आ जाता है या कोई बिजनेस हेडविंड आ जाता है, तो इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है उस सेक्टर से बाहर निकलने का या उस थीम से बाहर निकलने का। वो इन्वेस्टमेंट कॉल जो है, वो बोथ एंट्री और एग्जिट का जो कॉल्स हैं, वो निवेशक को खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप में इतना सक्षम है आप उस डिसीजन को लेना, तो फिर आपके लिए एक थीमेटिक फंड एक सही जगह रहेगा। लेकिन अगर आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, आपको इतना पता नहीं चल सकता है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू पार्टिसिपेट करना बेटर रहेगा, जहां पे रिस्क लेवल्स कम रहेंगे। डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए निवेशकों को निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है कब एंट्री करनी, कब एग्जिट करनी है। एक और चीज हर्षा जी,
कई सारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब मार्केट में इतनी गिरावट है तो क्या उन्हें अपनी जो एसआईपी है उसमें कुछ और निवेश बढ़ा देना चाहिए, या फिर जो नए निवेशक है वो उनका ये भी मानना है क्या स्टेप अप एसआईपी जो है मौजूदा वक्त के लिए एक और वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा टूल है? देखिए, स्टेप अप एसआईपी इसलिए यूज कर सकते हैं आप, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आपका सेविंग्स भी बढ़ेगा, आपका वेल्थ क्रिएशन का जो इम्पैक्ट रहेगा वो भी बेहतर रहेगा। और दूसरी जगह जहां पे आप स्टेप अप एसआईपी को यूज कर सकते हैं वो वहां रहेगा जहां पे वैल्यूएशंस एवरेज वैल्यूएशन से नीचे चले जाते हैं और इसके वजह से आप अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लार्ज कैप का बात करें तो आज का वैल्यूएशन जो है वो एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। यहाँ से अगर और वैल्यूएशंस में करेक्शन आता है तो जरूर आप एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मिड एंड स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, तो वहां पे तो मैं स्टेप अप एसआईपी का एडवाइस आज के दिन में नहीं। मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर स्टेप अप एसआईपी का एडवाइस नहीं होगा, और लार्ज कैप के अंदर अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप ये कर सकते हैं, हर्षा का मानना है। हर्षा, जिस तरह से आप थोड़ा सा कॉशियस साउंड हो रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, तो यहाँ पर जो जिन निवेशकों का निवेश है क्या उनको भी थोड़ा बहुत और अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है? हर एक का पोर्टफोलियो का जो अलोकेशन रहेगा वो तो वही जाने और उनके एक्सपर्ट जो एडवाइस दिए हैं वो जाने। तो उस हिसाब से जहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है अगर हैं और उनका लार्ज कैप का अलोकेशन 50% से ज्यादा है, तो हमारे हिसाब से कोई चिंता की विषय नहीं है। लेकिन आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आपका टिल्ट मिड एंड स्मॉल कैप की ओर है तो फिर जरूर उसको रिबैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करना चाहिए। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, अब जिस तरह से हम फरवरी के अंदर है, आरबीआई का इवेंट पीछे हो चुका है, इसके अलावा बजट का जो इवेंट है वो पीछे हो चुका है, तो इसके अलावा और कौन से बड़े इवेंट आपको लगते हैं आगे चल के इस साल 2025 में जिनका जो है बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा, और निवेशकों को एसआईपी करते हैं उन्हें तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो निवेशक है उन्हें उन इवेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, इवेंट्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इवेंट्स तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जरूर जो अगला अर्निंग सीजन है वहां पे काफी नजर आपको बना के रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 तिमाही से अर्निंग्स एक तरफ से डिसअपॉइंट कर चुके हैं। तो क्या उस ट्रेंड में कुछ बदलाव आएगा, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, आपको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्च के महीने में लोकल फैक्टर्स एटलीस्ट कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। तो जो भी वोलेटिलिटी रहेगा या डायरेक्शन रहेगा वो ग्लोबल फैक्टर के जरिए ही आएगा। लेकिन जरूर अप्रैल और मई महीने में हमारा खुद का जो रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा वहां पे थोड़ा बहुत लोकल फैक्टर्स भी मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगे। और जो हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेश में जो गिरावट हुई है उससे आपको लगता है कि प्राइवेट कैपेक्स पे थोड़ा दबाव दिख रहा है, प्राइवेट कैपेक्स को और बढ़ाने के लिए और कुछ कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एफआईआई इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपेक्स में कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। वो तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है, और बाकी जो कंपनीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है वो तो अपने आप से जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। और जैसे जैसे हमने देखा भी है कि पब्लिक स्पेंड, जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां पे वृद्धि भी हुई है। तो जो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो सोचते हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कोई कंपनीज के या गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान पे कोई लेना देना नहीं है। तो उस हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई। फैक्टर्स का आपको लगता है कि क्या चुनौतियां रह सकती है आगे चल के जहां पर थोड़ा नजर बनाने की जरूरत रहेगी? देखिए, क्लियरली यूएस का जो ट्रेड पॉलिसीज है वहां पे काफी कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नए पॉलिसीज आ रहे हैं। तो वहां पे एक तरह से वोलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है, उसको आप नजर में रखना रखना चाहिए। और बाकी है जो जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं या जैसे कमोडिटीज का प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो सब भी आपको एक तरफ से अपने एनालिसिस में जोड़ना रहेगा। ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो ट्रेड रिलेटेड वोलेटिलिटी है वो अगले कुछ हफ्तों के लिए कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अभी अभी
एक नया एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में कार्यनिरत हुआ है, तो वहां पे जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जो नए पॉलिसीज आएंगे, वो आपके मार्केट्स पे काफी वोलेटिलिटी इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो आपका मानना है कि आगे चल के और थोड़ी बहुत और वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है? इसके अलावा एक और चीज हर्षा मैं आपसे समझना चाहता था, भारतीय बाजारों के संदर्भ में कौन सी जो 3 सेक्टर्स हैं जो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं, जो लगता है कि तमाम तरह की जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, जो सरकार के द्वारा नीतियों में बदलाव किया गया है, जिनका फायदा उन सेक्टर्स को मिलेगा, और एज अ CIO के तौर पे भी आप देखते हैं कि इन सेक्टर्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो आपके टैक्स कट के जरिए काफी कुछ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और अर्बन रिलेटेड कंजम्पशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन हर एक बिजनेस उसके अंदर आपको फिर से एवेल्युएट करना पड़ेगा, उनके वैल्यूएशंस देखने पड़ेंगे, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, वो असम्पशंस देख के फिर आपको एक एक पोर्टफोलियो में चुनना चाहिए। दूसरा ये है कि काफी कुछ निराश माहौल है जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेते हुए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना कुछ निराश होने की बात है। नवंबर से लेके अगले मार्च तक करीब करीब 1 लाख करोड़ प्रति महीना गवर्नमेंट का स्पेंड होने वाला है, तो वो भी एक बड़ा नंबर है और वहां से आपको काफी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। और काफी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल गुड्स रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं, वहां पे अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ इस मार्केट में। और जहां जहां पे आपको लगता है कि बिजनेस मोमेंटम में कोई इम्पैक्ट नहीं है और बल्कि पॉजिटिव ही हो सकता है आगे जाके, और जहां पे वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हो चुके हैं, तो वहां पे भी आपको निवेश का एक एक नजर रखना चाहिए। की जो कीमतें स्थिर बनी हुई है, वो कितना पॉजिटिव लगता है आपको? देखिए, पोर्टफोलियो तो बिल्कुल एक एक तरफ से डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके आपको चलना चाहिए। कोई एक, मैंने पहले भी यही कहा कि कोई एक सेक्टर, एक थीम को अगर आप लेके जाते हैं तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है। अगर आप वो सही तरीके से चुन सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, फिर आपके लिए ठीक है। नहीं तो हमारे हिसाब से लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके जाना बेहतर है, और उसमें भी लार्ज कैप का जो टिल्ट है वो बेहतर है। लार्ज कैप का टिल्ट है वो सबसे बेहतर है। और जैसा कि आपने बताया कि नया निवेशक जो है वो अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो 50% तक उन्हें लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए, इक्विटी निवेश का कुल निवेश। तो ये बड़ी राय है हर्षा उपाध्याय की, CIO इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC के। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो दर्शकों से जुड़े हुए सवाल थे, जो दर्शकों के मन में क्वेरीज है, और जो इकोनॉमी ग्रोथ और मार्केट की आगे किस तरह की स्थिति रहेगी, वहां पर आपने जो बारीकी से विश्लेषण किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।